डियर फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, डीएवी पीजी कॉलेज सिवान, आज आप लोग को जमींदारी व्यवस्था के बारे में बताऊंगा। जमींदारी व्यवस्था मुगल काल में प्रयुक्त जमींदार शब्द में विभिन्न वंशानुगत समूह शामिल थे जो राज्य की भू राजस्व एकत्रित करने में सहायता करते थे। अपने कार्य के बदले उन्हें विभिन्न प्राधिकार प्राप्त थे, जैसे कृषि उत्पाद और कर मुक्त भूमि में हिस्सा। जमींदार एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ भूस्वामी होता है। शाहजहां कालीन दस्तूरुल अमल के अनुसार ऐसा व्यक्ति जो प्रथम बार कृषि करे या कृषि योग्य भूमि तैयार करे, ऐसी भूमि उसकी जमींदारी कहलाती थी। मुगल काल में जमींदारों के लिए पृथक पृथक क्षेत्रों में पृथक पृथक शब्दों का प्रयोग हुआ। यथा अवध में वे जमींदार, राजस्थान में भूमियां, गुजरात में ग्रासियां और उत्तर प्रदेश में मालिक कहे जाते थे। राजस्थान में जमींदार भूमियां आनुवंशिक भूमि के स्वामी होते थे तथा उन्हें आंशिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। गुजरात में जमींदारों ग्रासियाओं को पट्टे पर भूमि प्राप्त होती थी। मुगल कालीन जमींदारों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रथम प्राथमिक जमींदार, दूसरा मध्यस्थ जमींदार, तीसरा स्वायत्त जमींदार। पहला प्राथमिक जमींदार। मुगल साम्राज्य के समस्त कृषि योग्य भूमि के स्वामी प्राथमिक जमींदार थे। ये जमींदार या तो स्वयं खेती करते थे अथवा किराए के श्रमिकों द्वारा खेती करवाते थे। प्राथमिक जमींदार जमींदारों के अन्य वर्गों पर आश्रित थे। यद्यपि उन्हें अपनी भूमि को बेचने, हस्तांतरित करने या गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त था, किंतु वे उसे छोड़कर नहीं जा सकते थे। उनका अधिकार पैतृक, वंशानुगत तथा हस्तांतरणीय थे। यदि प्राथमिक जमींदार भू राजस्व का भुगतान नहीं करते थे तो उनसे भूमि छीनी नहीं जाती थी, अपितु उनकी जमींदारी का 10% मालिकाना छोड़कर कृषकों से प्रत्यक्ष रूप से राजस्व वसूल कर लिया जाता था। प्राथमिक जमींदार मालगुजार माने जाते थे। उन पर राज्य की ओर से लगान निर्धारित किया जाता था। यह अपेक्षा की जाती थी कि वे लगान में से राज्य का भाग उच्च अधिकारियों के पास जमा कर दें। दूसरा मध्यस्थ जमींदार। वे जमींदार जो प्राथमिक जमींदारों और किसानों से राजस्व संग्रह कर या तो शाही खजानों में जमा करवाते थे या जागीरदारों या स्वायत्त सरदारों को प्रदान करते थे अथवा कुछ मामलों में अपने पास रख लेते थे। इस वर्ग के अंतर्गत चौधरी, देशमुख, देसाई, देश पांडे, मुकद्दम, इजारेदार तथा तालुकेदार सम्मिलित थे। मध्यस्थ जमींदारों को मुगल राजस्व की रीढ़ कहा जा सकता है। मध्यस्थ जमींदार भू राजस्व प्रशासन के साथ साथ अपने क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था के लिए भी उत्तरदायी होते थे। ऐसे जमींदार जिन्होंने राज्य से किसी क्षेत्र का भू राजस्व वसूल करने का अनुबंध किया हो को 17वीं सदी के उत्तरार्ध में तालुकेदार कहा गया। ऐसे क्षेत्र जहाँ किसान लगान का भुगतान अनाज के रूप में करते थे, वहाँ जमींदारों को 2 बिस्वा प्रति बीघा की उपज बतौर प्राथमिक मिलती थी, इसलिए उन्हें विस्वी जमींदार कहा जाता था। ऐसे क्षेत्र जहां किसान लगान का भुगतान नगद में करते थे, वहां जमींदारों को भू राजस्व का 2.5% से 10% और 20% तक बतौर प्राथमिक मिलता था। जमींदार को भू राजस्व की दर बढ़ाने का अधिकार नहीं था। अधिकांश जमींदारों को पुश्तैनी अधिकार प्राप्त थे, किंतु कुछ मामलों में उनकी हैसियत कुछ अनुबंधों के तहत तय होती थी। कर्तव्य विमुख होने की स्थिति में राज्य द्वारा उन्हें हटाया जा सकता था या स्थानांतरण किया जा सकता था। ऐसे जमींदार जो विद्रोही हो जाते थे अथवा नियमित रूप से भू राजस्व नहीं जमा करते थे, उन्हें जमींदाराने जोर तलब कहा जाता था, क्योंकि उन्हें बलपूर्वक भू राजस्व का भुगतान करने के लिए बाध्य किया जाता था। नियमित रूप से भू राजस्व अदा करने वाले जमींदारों को जमींदाराने रैयती कहा जाता था। तीसरा स्वायत्त सरदार। ऐसे जमींदार जिन्होंने मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार करके एक निर्धारित धनराशि एवं सैनिक सहायता भेजने का वचन दिया था, स्वायत्त सरदार की कोटि में आते थे। सर्वप्रथम अकबर ने इन स्वायत्त सरदारों को मुगल प्रशासन का एक अंग बनाने का उद्देश्य से उन्हें मुगल सैनिक पदानुक्रम में मनसब देना प्रारंभ किया। स्वायत्त सरदारों के क्षेत्र में अधीनस्थ, अर्ध स्वायत्त सरदार, मध्यस्थ सरदार एवं प्राथमिक सरदार भी होते थे। औरंगजेब के शासनकाल में 1000 और उसके ऊपर के मनसबदारों की श्रेणी में 81 स्वायत्त जमींदार थे, जो कुल मनसबदारों की संख्या का 15% थे। स्वायत्त जमींदार का मनसब प्रदान किए जाने की स्थिति में उसे अपने सैनिकों के रखरखाव हेतु बड़ी जागीर प्रदान की जाती थी, जिसकी आय उसकी वंशानुगत राज्य की आय से अधिक हुआ करती थी।
निष्कर्ष, मुगल काल में 3 श्रेणियों में विभक्त जमींदारों की व्यवस्था ने भू राजस्व को एकत्रित करने के लिए मुगल साम्राज्य को विशिष्ट व्यवस्था प्रदान किया, जिसने राजकीय आय की निरंतरता बनाए रखने में बहुमूल्य योगदान दिया। इस प्रसंग में किसी को कोई कठिनाई हो तो व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं।